और आप देख रहे हैं आरटीवी डिजिटल पर नेशनल प्राइम टाइम शो विद अली सरदार जाफरी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने पिछले हमारे प्रोग्राम्स को देखा और उस पे अपने जो भी कमेंट्स थे वो हम तक पहुंचे हैं। और शुक्रगुजार इस बात के लिए भी हूं कि आप लोगों ने उसको जो मोहब्बत देनी चाहिए थी उस स्टैंडर्ड पे, तो जाहिर सी बात है हर इंसान चाहता है कि बेहतर से बेहतर हो, लेकिन अभी तक जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था बातें वहां तक अभी उससे शेयर नहीं हुई हैं। लेकिन आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एजुकेशन पे जो हम काम कर रहे हैं, अभी तक हम यही चाह रहे थे कि वो चीजें इतनी डेवलप हो जाएं, क्योंकि हमको उसको सरकार से या सत्ता से या किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है हमारे उन जहनों को कुशादा करने के लिए जो बेदार होने के लिए तैयार है एकदम। बहरहाल मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि अभी तक हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे एजुकेशन पे कर रहे थे, प्राइमरी सेक्शन से लेकर के हमने और आगे ऊपर तक बात की, तमाम मौजूआत पे बात हुई। लेकिन आज जो स्पेशल क्राइटेरिया है वो एजुकेशन का बिल्कुल अलहदा है, और उस एजुकेशन के ही पैटर्न पे ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज तक जो आजकल जो कंडीशंस बनी हुई हैं उनमें सबसे बड़ा नाजरीन मसला ये है कि हम भी बहैसियत पेरेंट्स किसी भी कॉलेज में अपने बच्चों के दाखिले से पहले वहां के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को देखते हैं। हमारा बच्चा प्रोफेशनली उस चीज को गेन करके आगे बढ़ेगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा टाइटल था किसको मिलेगी नौकरी, सरकारी नौकरी भी की भी बात करेंगे। और इन्हीं तमाम मौजूआत पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे बहुत ही अजीज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जनाब साद हमीद साहब। आपका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और जो बरसों से तालीम, स्किल और नौकरी के मैदान में नौजवानों को राह दिखाते आए हैं और आज भी माशाल्लाह गामजन है उसी पैमाने पर। आज की बहस तो नहीं कहूंगा, डिस्कशन कहूंगा इसको, कि टीवी जो हमारा डिस्कशन है उन खानदान के दर्द को लेके है जहां बच्चा सालों साल बरसों बरस मेहनत करता है और उसके बाद फिर एक जगह जाके ठहर जाता है। वो है सरकारी या प्राइवेट नौकरियों का दरवाजा। और जहां तक देखा जाए तो सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में अब कंडीशन ये हो रही है, सरकारी नौकरी है भी कितनी वो सब आप लोगों के सामने है। दूसरी बात, अगर है भी तो उनका लेवल क्या स्टैंडर्ड कर रहा है, तो उन्हीं मौजूआत पे हम बात करेंगे। तमाम हम दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करते हैं जनाब साद हमीद साहब का, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे एक डिस्कशन से इस डिस्कशन के लिए स्पेशली उन्होंने कीमती वक्त निकाला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और तमाम नाज़रीन की तरफ से भी मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं। साथ साथ मसला ये है सबसे बड़ा कि आज की एजुकेशन सिस्टम में नौजवान डिग्री तो ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पढ़ाई का जो एक लेवल है वो बड़ा स्टैंडर्ड पे, लेकिन नौकरी तक जी। पहुंचते पहुंचते ठहर भी जाता है और रुक जाता है। कमी कहाँ रह जाती है, तालीम हो या स्किल हो, दोनों में कहाँ पे फर्क उसको चाहिए क्यों आगे बढ़े। जी। देखिए, अली सरदार जाफरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बहुत ही अहम मौजू चुना, जो कि डायरेक्टली हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है, जो हमारा यूथ है, उससे जुड़ा हुआ है। तो जी तब ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके चैनल ने ये टॉपिक और ये थीम लिया। और कोशिश रहेगी कि काफ़ी क्लैरिटी आज के प्रोग्राम में हो जाए। और इंशाल्लाह जी आगे भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहें, क्योंकि ये एक सीरीज़ अगर इस पे चले, तो मुझे लगता है कि आपके इंशाल्लाह ज़रिए काफ़ी लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आपने अभी इंशाल्लाह। आपका सवाल ये था कि तालीम और स्किल। देखिए, जाफ़ी भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो जो दौर है, मतलब डिग्री जो आपने बात करी, जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जी ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है या खुदा न खास्ता बिल्कुल ही नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। हम्म। हमेशा जॉब मार्केट ऊंच-नीच होती रहती है और ये सिर्फ और ये ग्लोबली, ये एक ग्लोबल फिनोमेना होता है कि कुछ सेक्टर्स जी ऐसे होते हैं जो थोड़े से नीचे हो जाते हैं, फिर 1 आध साल बाद फिर वो उठ जाते हैं, बाकी सेक्टर्स अच्छा करते हैं, कुछ थोड़ा कम करते हैं, तो ये चलता रहता है। इसमें कोई ऐसी बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई ऐसा मसला भी नहीं है, नौकरियाँ हैं और माशाल्लाह लोगों को रोज़गार मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हुँ, ज़रूरी ये है जो आपके ज़रिए मैं अपने यूथ से कहना चाहूँगा वो ये कि डिग्री जो होती है चाहे वो आप किसी भी कोर्स की लें, चाहे वो टेक्निकल डिग्री हो, नॉन टेक्निकल हो, अ, म ह्यूमैनिटीज़ उठा लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। जी। तो डिग्री जो होती है वो बेसिकली आपको किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल करती है। लेकिन हुँ, अब जो वक़्त आ गया है, हाँ, ये बात मैं ज़रूर हुँ, मैं कहना चाहूँगा कि जॉब्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, करियर्स भी हैं, लेकिन आज की डेट में कॉम्पिटिशन थोड़ा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। और टफ हो गया। जो है अब पहले शायद आज से हमारे ज़माने में, शायद आपके भी ज़माने में मतलब डिग्री ले ली ये बस काफ़ी हो जाया करता था। लेकिन आज जो है, जो दौर है और आने वाला जो वक़्त है, वो स्किल्स जी, का है। तो अगर मैं ये सोचूँ कि मैं बीटेक कर लूँ या मैं एमबीबीएस कर लूँ या मैं एमबीए कर लूँ या मैं बीए, बीएससी, बीकॉम कर लूँ और मुतमईन हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में हमें उसके साथ-साथ रेलेवेंट स्किल्स को भी एक्वायर करना होगा और इसलिए जो लोग अपडेटेड हैं, जो स्किल्ड हैं, जो अपने आप को आने वाले वक़्त के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन जो लोग कहीं न कहीं जिसका अंग्रेज़ी में एक वर्ड है ना कम्फर्ट ज़ोन जो हम अक्सर अक्सर यूज़ करते हैं। जो जी, लोग अभी भी ये जी। सोच रहे हैं कि नहीं बस डिग्री ही काफ़ी हो जाएगी। तो मेरा हुँ, उनसे ये एक बड़े होने के नाते ये मशवरा है कि डिग्री बेशक ज़रूरी है, ज़ाहिर है डिग्री आपको किसी भी नौकरी या किसी भी करियर के लिए एलिजिबल करती है। लेकिन सिर्फ़ डिग्री ही अब काफ़ी नहीं है, बल्कि जो एक मैं अक्सर कहा करता हूँ ए4 साइज़ का जो कागज़ होता है जिसको हम सीवी कहते हैं, आप उसका उस जी, वो ज़रूरी है। क्योंकि वो दिखाता है कि आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल के पूरे अपनी पढ़ाई करियर में क्या हासिल किया। तो मैं तो आपके ज़रिए जो पहला एडवाइस अपने छोटे भाई-बहनों को देना चाहूँगा वो ये कि स्किल्स को ज़रूर एक्वायर करें और बच्चे स्मार्ट हैं, जानते भी हैं कि कौन-सी स्किल हमारे लिए बेहतर है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा पहला मशवरा तो यही होगा कि डिग्री के साथ-साथ रेलेवेंट स्किल सेट्स जो आपके करियर के लिए ज़रूरी हैं, उनको ज़रूर एक्वायर करें। चलिए बहरहाल मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ डिग्रीज़ काम नहीं आनी है, आपको स्किल पे अपने डेवलप करना पड़ेगा, उस पे ही काम करके बिल्कुल, आप वहाँ तक पहुँच बिल्कुल। पाएँगे। दूसरा बिल्कुल बड़ा और अहम सवाल जाफ़री भाई जी, एक बात मैं माज़रत चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ। जी, अरे एक नहीं, बात नहीं, और नहीं होगी वरना बताइए। फिर मेरे ज़हन से जब बात स्किल्स की हो रही है, तो स्किल्स भी 2 तरह की होती हैं। एक टेक्निकल स्किल्स होती जी, है और एक सॉफ्ट स्किल्स होती है। टेक्निकल स्किल वो जी, होती है जो हम कोर्स कर रहे होते हैं उसके मुताल्लिक़ जो हम लोग एक्स्ट्रा उससे स्किल्स मुताल्लिक़ एक्वायर होता है। करते हैं। हुँ, हुँ, सर्टिफ़िकेशंस के फॉर्म में प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में या जी, मसलन किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या जो भी हम टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करते हैं। लेकिन एक दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स, वो भी उतनी ही हुँ, ज़रूरी है। सॉफ्ट का मतलब होता है जो हमारा जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वो वाली जो जी। स्किल्स हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है पढ़ाई के साथ-साथ। चलिए बहरहाल लेकिन इन तमाम चीज़ों का कहीं न कहीं नौकरी से अटैचमेंट है, उसके बाद ही आदमी अपने आप को स्किल्ड होना बेहतर समझेगा, जब ये दोनों चीज़ें मेंटेन कर लेगा, कहने का मतलब ये है। दूसरा बड़ा अहम सवाल है साद भाई इसमें कि सरकारी नौकरियों की हालत आज कैसी है? पहली तो ये चीज़ है, सबको पता है। जो यूथ है उसमें बेचैनी है, इंतज़ार है और एक जा करके उसकी वैकेंसी के पास जब पहुँचता है, तो पता चलता है कि वो धीमे-धीमे, आहिस्ता-आहिस्ता कम होती चली गई। आपके तजुर्बे के मुताबिक आपका जो बेहतरीन तजुर्बा रहा है, इसमें बहुत अच्छा रहा है, मुझे यकीन है। तो सरकारी रोज़गार का ये असली सच क्या लगता है आपको? कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? देखिए जाफ़री भाई पहली बात तो ये है कि हम आपको पता है कि हमारे मुल्क का जो साइज़ है और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है, वो मैसिव जी, है जी। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऐसा नहीं है चाहे हमारी जो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, चाहे वो हुँ। स्टेट लेवल की हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हों, जी, डिफरेंट सेंट्रल की ऑर्गनाइज़ेशंस हूँ। हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, यूपीएससी है, जो भी है। आप खुद आपको इस बात का भी आप ऑब्ज़र्व करते होंगे कि माशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे जो है वो वैकेंसीज़ निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है ना कि गवर्नमेंट भी कितने लोगों को मतलब ज़ाहिर है एक सिस्टम है और अब हुँ, सरकारी नौकरी भी एक 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 हद तक ही जो है वो ज़ाहिर है दे सकती है। तो इसलिए मतलब सरकारी नौकरी पे ही सिर्फ़ डिपेंड जो जो लोग है देखिए
कोशिश करते हैं और सरकारी नौकरी की तरफ जिनकी तवज्जो होती है और तैयारी करते हैं उस हिसाब से उनको मिलती भी है। लेकिन अगर कोई ये हम्म। सोचे कि मतलब हमारी गवर्नमेंट या हमारी सरकार या हमारा मुल्क मतलब सबको जो है सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये तो आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जाहिर है पॉसिबल नहीं। हाँ, तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। सेम इज़ द केस विद द इन द प्राइवेट सेक्टर आल्सो। हमारे अब जैसे मान लीजिए पता चला कि साहब 5 वैकेंसी आई और 500 लोगों ने अप्लाई किया, तो ज़ाहिर है भई 5 ही को तो होगा ना सिलेक्शन। 455 का तो नहीं होगा। तो ऐसे ही हम्म। सेम इज़ द केस इन द गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो। एक लिमिटेड वैकेंसीज़ आती हैं, एक सिस्टम में है बना हम्म। हुआ है वो, हम्म। तो ज़ाहिर उसी हिसाब से वैकेंसीज़ आती हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स होते हैं, लोग अप्लाई करते हैं। कुछ का हो पाता है, अनफॉर्चुनेटली किसी कुछ का नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये हम्म। नहीं है कि हम लोग मायूस हो जाएँ या हम ये सोचें कि नहीं साहब मतलब जॉब्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि इसीलिए मैं अक्सर बच्चों से ये कहा करता हूँ कि 2 तरह के प्लान बनाना ज़रूरी है आज की डेट में, एक हम्म। प्लान ए और एक प्लान बी। मान लीजिए अगर प्लान किसी का बी। प्लान ए जो है वो सरकारी सरकारी नौकरी हम्म। में जाने का है, तो और किसी हम्म। वजह से मान लीजिए कि अगर वो अपनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कॉम्पिटिशन है बहरहाल कोई नहीं कह सकता हम्म। किसका होगा, किसका नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना प्लान भी तैयार रखे। मतलब मायूस ना हो कि नहीं साहब मैं तो सरकारी नौकरी ही करूँगा वरना कुछ करूँगा ही नहीं। तो इतना भी हम लोगों को रिजिड हम्म। नहीं होने की ज़रूरत है। अपना एक टाइमलाइन सेट करें कि भई मेरे घर के हालात कैसे हैं, मेरे पास कितना वक़्त है, मेरे पास क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर चीज़ को ज़हन में रखते हुए वो अपना करियर को कोई प्लान करे। उसको लगता है कि हाँ, मैंने पूरी मेहनत से तैयारी करी लेकिन उस बावजूद मेरा नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन भी मौजूद है और बहुत बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आपको पता ही होगा जो आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन नहीं हो हम्म। पाता है, कोई इंटरव्यू तक पहुँच पाता है, कोई इंटरव्यू में कोई मेज़ में रह जाता है, कोई मेंस में प्रीलिम्स में रहता है। रह जाता है। सही बात। हाँ, लेकिन उसके बाद वो अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये यहीं का नहीं है, आप ग्लोबली देखिए मतलब ज़ाहिर है गवर्नमेंट जॉब में की भी सब अपनी अपनी सब जगह एक जैसी लिमिटेशंस हालत। हाँ, लिमिटेशंस हैं, तो उसमें लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लोग अप्लाई ना करें। ज़रूर अप्लाई करें और जो भी हमारी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं और उसके अलावा कुछ अखबारात हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उनको फ़ॉलो करें और वैकेंसीज़ निकले तो ज़रूर पॉज़िटिव होके अप्लाई करें। ये ना सोचें कि ऐसा होता ही नहीं है और होगा ही नहीं। तो इसलिए ये नेगेटिव सोच लेके अगर करेंगे तो फिर तो वाक़ई तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए पॉज़िटिव बेशक। होके अप्लाई करें कि नहीं ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा और हम मतलब ये कि चाहे जो भी हमारे गवर्नमेंट की हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव अ वेरी फेयर एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि साहब नहीं हो पाएगा और अप्लाई करने से फ़ायदा ही क्या है और नहीं होता या फलाँ का नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। ये सब ना सोचें, पॉज़िटिव रहें, मेहनत से तैयारी करें, इंशाल्लाह ज़रूर होगा और अगर क खुदा ना ख़ास्ता किसी वजह से नहीं भी हो पा रहा है, तो अपना प्लान भी तैयार रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सही ऐसी बात है, बहुत सी बिल्कुल। मिसालें हैं जो लोग बहुत सी मिसालें हैं जो लोग आईएएस नहीं बन पाए लेकिन आज वो आईएएस बना रहे हैं। तो बना रहे हैं, ये है निश्चय। हाँ, तो बिल्कुल इस आप तरह सही की कह रहे हैं ये बात। अच्छा, एक सवाल जी इसमें जो और है, एक कभी जब स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जब जॉब के लिए पहुंचता है तो एचआर उससे एक नया वर्ड कहती है, वो वर्ड है जॉब रेडीनेस। ये रेडीनेस क्या है, इसे कैसे हासिल किया जाए, या फिर यूं कहें कि कॉलेज का स्टूडेंट किस तैयारी से इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकता है? जी। देखिए जाफ़री भाई आपने बड़ा बड़ा अहम सवाल किया कि जॉब रेडीनेस की जो आपने बात करी, इसी से ही मिलता हुआ एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी का जी। मतलब ये होता है कि एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी। तो क्या मैं जी। सही एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए एम्प्लॉयबल हूँ या नहीं हूँ? यानी कि मेरे पास वो हम्म। रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं जो उस फलाँ स्किल्स हैं नौकरी के या लिए नहीं? चाहिए। है ना? हम्म। तो इसलिए अब अच्छा होता क्या है देखिए जाफ़री भाई कि और मैं आपके ज़रिए जो लोग सुन रहे हैं या आगे भी इंशाल्लाह इस आपके ज़रिए सुनेंगे, मैं उनसे ये जी। कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम जिस कोर्स में या जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उसको ज़रूर आप लोग रिसर्च करें कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का एरिया ऑफ फंक्शनिंग क्या है, इस कंपनी की जो वर्किंग फिलॉसफी है वो क्या है ना? किस किस मिजाज की ऑर्गेनाइज़ेशन है, किस टाइप के लोगों को ये हायर करती है, हम्म। किस टाइप के स्किल सेट्स को ये हायर करती है। आप देखिए लिंक्डइन पे अक्सर जाइए, मैं बच्चों से कहना हम्म। चाहूँगा कि आज की डेट में जितने भी जॉब सीकर्स हैं, उन हम्म। सबको लिंक्डइन पे होना चाहिए और उनका लिंक्डइन अकाउंट हो ताकि वो देखें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में किस टाइप के कोर्सेज़ और स्किल्स की डिमांड है।
तो जो एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे हमारे जॉब मार्केट में आ रही है जाफरी भाई, वो जॉब मार्केट और जो जॉब सीकर्स हैं, दोनों के बीच में गैप सा क्रिएट हो रहा है। वो गैप क्यों हो रहा है कि जो उनको चाहिए वो हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं न कहीं इस वजह से क्या हो रहा है कि डिग्री तो बच्चा ले रहा है, नंबर भी लेके आ रहा है, लेकिन जब इंटरव्यू देने पहुँचता है तो उसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि काश मैंने ये वाला कोर्स कर लिया होता, मुझे नहीं पता था, या ये वाला सर्टिफ़िकेट कर लिया होता, ये पता था। तो ये छोटी-सी एक कमी है, और मुझे मैं मेरी आपके ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से भी रिक्वेस्ट है, जहाँ पे हमारे ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, जी कि इस जी पे बहुत ध्यान दें, कि जॉब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? उनको क्या चाहिए? हम लोग ग्रेजुएट्स तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हमारे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं? क्या हमारे ये ग्रेजुएट्स जॉब रेडी हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये काम हो सकता है हमारे यूनिवर्सिटी के लेवल्स पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, जो हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी कनेक्ट ज़रूर मज़बूत करें। क्योंकि हम लोग हम्म बहुत ज़ोर देते हैं प्लेसमेंट पे, लेकिन हमारा उतना ज़ोर आज भी एकेडमिया इंडस्ट्री कनेक्ट पे नहीं है। तो जितना हमारा हम्म इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट मज़बूत होगा, उतना ही हम इंडस्ट्री को जान पाएँगे, और उसी हिसाब से हम अपने बच्चों को तैयार कर पाएँगे। तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे बच्चों का स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा, और ज़ाहिर है जब वहाँ जहाँ इंटरव्यू देने जाएँगे, वहाँ उनका सिलेक्शन भी होगा। तो ये एक एक बहुत बड़ा खला है, जो जिस पे हम सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है, कि डिग्री, वो जो मैं आपसे शुरू में जो बात अर्ज़ करी थी, कि हम लोग डिग्री पे ध्यान दे रहे हैं, स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे। तो स्किल्स पे ध्यान स्किल्स नहीं दे जी, तो मेरी बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है, और एडवाइस भी है, कि प्लीज़ रेलेवेंट स्किल सेट्स को एक्वायर करें, और जो भी आपको लगता है, आपको अगर साइंस में जाना है, आपको आईटी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको मैनेजमेंट में जाना है, बच्चे जानते हैं चीज़ों को। लेकिन बस कह कह लीजिए कि वक़्त की कमी कुछ हो जाती है, कुछ क कोताही हो जाती है, कि सही वक़्त पे हम ये सब कोर्सेज़ नहीं कर पाते। तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिग्री के साथ-साथ प्लीज़ आप लोग रेलेवेंट स्किल सेट्स एक्वायर करिए, और मैं पूरे यकीन से आपसे कह सकता हूँ कि आपको नौकरी आपकी शर्तों में मिलेगी, अगर आप अपने आप को जॉब रेडी करें और मार्केट के हिसाब से तैयार करें। आप तो माशाल्लाह इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटीज हैं, वो कैंपस प्लेसमेंट की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए या इंडस्ट्री लिंक की बात की जाए, ये सब कैसे चलता है? थोड़ा सा इसको लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा था, तो उसको जरा सा जी। बताइए आप। जी। नहीं, जैसे हम सबको पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, और जी एएमयू एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और ये बहुत पुराना 1875 में एज़ अ कॉलेज एस्टेब्लिश हुई, बाद में भी 1920 में यूनिवर्सिटी बनी, तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, और बाय अल्लाह's ग्रेस वी आर टॉप 10 इन द कंट्री राइट नाउ। तो उसी हिसाब से हमारा जो प्लेसमेंट सेल है, वो 2012 में वजूद में आया, और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस बात का मैं शर्फ हासिल है कि प्लेसमेंट जो प्लेसमेंट सेल है यूनिवर्सिटी का, उसको मैंने कायम किया, और उसकी शुरुआत मैंने करी, मतलब उसको एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद फिर जो हमारा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आता रहा, टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, सबका सपोर्ट मिला, और हमने बहुत हम्बल बिगिनिंग करी थी, मतलब एक छोटे से कमरे से हमने शुरुआत करी थी, और एक जी पुराने से जी कंप्यूटर के साथ, और छोटा से कमरे के साथ, और लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 13 से लेके 14 साल में हम हज़ारों बच्चों को हम रोज़गार का ज़रिया बने हैं, और इंटरनेशनल और नेशनल टॉप कंपनीज़ एएमयू में के अंदर आती हैं, कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। तो ये बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो टीपीओ है, वो हम लोग की एक टीम है बड़ी मज़बूत माशाअल्लाह, और हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा एसेट है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। जो हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, हमारे हमारे सेल का। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट से 5-5 बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करके उनको अपनी टीम में लेके आते हैं, और वो पूरे साल जो है वो य अपनी सर्विसेज़ वो यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल को देते हैं, और उनके और हम सब की मेहनत से मिलके माशाअल्लाह हम लोग इस पे काम करते हैं, और जिससे बच्चों की लर्निंग होती है, उनको हम लोग सर्टिफ़िकेशंस भी देते हैं, और ज़ाहिर है बच्चों की पर्सनैलिटी भी उसमें ग्रूम होती है। तो हम लोग इसी हम्म उसमें हमारे यहाँ इंडिविजुअल कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं, हमारे यहाँ जॉब फेयर्स भी होते हैं, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट मीट्स भी होती हैं, इस मकसद से कि यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का कनेक्ट मजबूत हो,
और यही वजह है कि माशाल्लाह हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी जो है, वो हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चों को हायर करती हैं। और एक एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करके आते हैं। और बहुत बहुत टफ कॉम्पिटिशन्स दे के आते हैं, चाहे वो यूजी के लेवल पे हो, चाहे वो पीजी के लेवल पे हो, चाहे वो पीएचडी लेवल पे हो। और इसलिए हमारा प्रोडक्ट बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, तो जिससे चीज़ें हमें भी आसान हो जाती हैं। और जो हमारे बच्चे इन सब कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके फीडबैक की बिना पे, उनके रिव्यूज़ की बिना पे भी कंपनीज़ दोबारा हमारे यहाँ आती हैं और कंपनीज़ को भी रिकमेंड करती हैं कि आप टैलेंट जो है वो एमयू से एक्सप्लोर करें। तो ये कुछ बेसिक हमारा ये फॉर्मेट है टीपीओ का। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मैं समझता हूँ कि तमगा है, इसको कहूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, कि हमारे बच्चे जहाँ काम कर रहे हैं, उनके काम को देख करके दोबारा उनकी ख्वाहिश ये हो जाए कि भाई स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय इसी लेवल पे चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ये, मैं इसको कहूँ ना, तमगा है अपने आप में कि हाँ साहब, ये हमें एक शोहरत मिल गई, एक जगह मिल गई, एक हमारे सिस्टम को जा पहचाना गया। जाफ़िर भाई, उसकी एक वजह और भी है कि जैसे शायद आप तो वाकिफ़ जी भी हैं कि एएमयू जी हमारी जो है वो एक रेज़िडेंशियल यूनिवर्सिटी है और जी मेजॉरिटी जी जो बच्चे हमारे हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं। तो एएमयू का जो हमारा मिशन जी है और हमारे जो फाउंडर सर सैयद अली रहमा का जो मिशन था, जी वो था तालीम जी। तरबियत। तो हुँ, एएमयू जो है वो सिर्फ़ तालीम ही नहीं देती बल्कि बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार तरबियत, करती है। जिसको हम कहते हैं कि लाइफ़ बेशक, स्किल्स। तो ये हॉस्टल में रहना रहना अपने आप में ही एक 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 ट्रेनिंग है। तो एएमयू के स्टूडेंट्स सिर्फ़ अपनी पढ़ाई-लिखाई को ही के लिए मशहूर नहीं, बल्कि अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़, अपने जी, मॉरल्स, अपने डिसिप्लिन और एक एक अच्छे इंसान होने के नाते भी उनको जाना जाता है। और यही चीज़ें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और वर्क प्लेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए बहुत डिग्री इम्पोर्टेंट, नंबर लेके तो कोई भी आ सकता है, लेकिन वो जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं, जो एक टीम में काम करने की एबिलिटी है, जो जो एक मॉरल्स हैं, जो तरबियत है, वो जिसको हम कहते भी हैं अलीग। तो वो जो अलीग में मिलती है चीज़, ये हमारे लिए पर्सनल तो मदद करती करती है बशर्ते एक 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 इंसान होने के नाते, लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल भी हमारी मदद करती है। तो इसीलिए हुँ, आप देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो पास आउट्स हैं, चाहे वो सीनियर अलीग्स हों, चाहे वो आजकल के हमारे बच्चे जो पास आउट होके जा रहे हैं, हुँ, हर आज जगह वो अपनी अपना मकाम बना रहे हैं और टॉप पोज़ीशंस एक्वायर कर रहे हैं अपने ऑर्गनाइज़ेशंस में। और कंपनीज़ कहती हैं कि साहब एमई से जो बच्चे हमारे यहाँ हैं, उनके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर टीम में काम करने की सलाहियत है, उनके अंदर एक एक बड़ों के लिए मतलब ये ख़याल, इज़्ज़त है, छोटों के लिए शफ़क़त है। तो ये चीज़ जो है, जो हमारी यूनिवर्सिटी सिखाती है, ये आई थिंक ये बहुत बड़ी एसेट है और मुझे लगता है कि ये कम जगहों पे ये चीज़ पाई जाती है। बेशक दरहकीकत है इसमें, मैं इसमें और आगे मज़ीद एमयू की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हक़ है, बयानी है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये एक पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है और मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अटैच जितने भी ओल्ड बॉय स्टूडेंट्स हैं, जो भी एसोसिएशंस बना के भी अपने-अपने दुनिया के कहीं भी हिस्से में हैं, उनमें ये खूबू ज़रूर मिल जाती है आपको कहीं न कहीं। बहरकैफ़, मैं अपने सवाल पे आना चाह रहा था। एक आखिरी सवाल आपसे ये था, बड़ा क्योंकि ज़माना काफ़ी बदल रहा है साथ भाई, काफ़ी चीज़ें चेंजेज़ में आ रही हैं। हम लोग भी सामने देखे जाएँ तो हम लोग काफ़ी कुछ बदलता हुआ देखते-देखते आज यहाँ तक आ गए कि आज लाइव शोज़ एक-दूसरे के साथ अलग-अलग जगहों पे जी, बैठे हुए कर रहे हैं। बहरहाल, जी। 2025 में मतलब एआई का सिस्टम शुरू हुआ है। एआई है, डिजिटल स्किल है, कम्युनिकेशन है या और कोई। तो कहने का मतलब ये नौजवान जो यूथ है, उसको कौन-सा अपना रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा या फिर यूँ कहा जाए कि कौन-सी स्किल सबसे ज़्यादा नौकरी दिलाती है? 2025 के अराउंड जो हालात बने हैं एआई और इन तमाम चीज़ों को लेकर के, मैं फिर से सवाल अपना कह दूँ, एआई है, डिजिटल स्किल है, कम्युनिकेशन है या कुछ और भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिए अगर आप, जो आप बेहतर समझते हैं। तो यूथ को कौन से रोड मैप का इस्तेमाल करना चाहिए? जाफ़री भाई, एक चीज़ और मैं आप ने जो सवाल किया उसमें ऐड करना चाहूँगा और जी, ब यही कह रहा था मैं। हाँ, छोटा-सा मेरा मेरा ये कहिए मेरा कंसर्न भी है कि जी, जो है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जनरेशन स्मार्ट है, डिजिटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और हुँ, टेक सेवी भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कमी महसूस होती है अक्रॉस मैं जाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई हुँ, जगहों पे और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है हमारी कम्युनिटी जहाँ पे सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ हुँ, जिसको हम कह सकते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ नहीं है।
तो मुझे लगता है ये एक बहुत ऐसा रीज़न है जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं हमारा यूथ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या ना करे। क्योंकि जब बात आती है जॉब रेडीनेस की, बात आती है स्किल्स एक्वायर करने की, बात आती है कि सब मैं एआई कर लूँ या मैं ये कर लूँ, ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन हुँ, उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि मेरे पास सेंस ऑफ डायरेक्शन है या नहीं है? मेरे पास एक रोड मैप है या नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है? मतलब मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ? अगर मैं मान लीजिए बीटेक कर रहा हूँ, तो उस बीटेक क्यों कर रहा हूँ? ये क्या क्या क्लैरिटी है इस चीज़ की? अगर मैं बीए कर रहा हूँ, तो मुझे बीए के बाद करना क्या है? या मान लीजिए मिसाल के तौर पे मुझे आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देख सकता हूँ? ये हुँ, सवाल हुँ, मैं रैंडमली करता हूँ, यकीन मानिएगा कि बहुत कम बच्चे ऐसे निकल के आते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं कि साहब ये मेरा रोड मैप है और ये मेरा एम एम है जो या मेरा करियर है। मैं अक्सर ये भी बच्चों से सवाल करता हूँ कि करियर से आप क्या समझते हैं? तो अक्सर बच्चे मुझे इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि करियर होता क्या है? और हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर। जॉब बिल्कुल अलग चीज़ है, करियर बिल्कुल अलग चीज़ है। करियर हुँ, मतलब जॉब विद अ सेंस ऑफ डायरेक्शन बेसिकली इज़ अ करियर। करियर होता है जहाँ पे क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ होती है। जहाँ जहाँ हमें हुँ, पता होता है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं और हमें आगे लाइफ़ में करना क्या है। और जिसको मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन वाली जो बात आती है, वो बेसिकली जी, हमारा करियर होता है, जहाँ क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ होता है। नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बहुत-बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप अगर ग्रेजुएट हैं या आप 12वीं करे हुए हैं, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। बात ये हो रही है कि क्या मेरा करियर बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ज़रूरी है। तो इसके बड़ी लिए चीज़। इसीलिए ये बात इसीलिए देखिए मैं बात एक और कहूँगा एआई पे भी आऊँगा इंशाअल्लाह, लेकिन मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपका चाहे स्किल्स एक्वायर करने की बात हो, इंटर्नशिप्स करने की बात हो, प्रोजेक्ट्स करने की बात हो, अपने आप को आने वाले वक़्त में तैयार करने की बात हो, वो जब ही हो हुँ, पाएगा जब आपको पता है कि मेरा करियर क्या है, मेरा एम क्या है। हुँ, मुझे बड़ा थोड़ा अफ़सोस भी होता है कि जब मेरे पास ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे आते हैं और कहते हैं, "सर बताइए मुझे क्या करना चाहिए?" तो मेरी हुँ, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पीजी में हो, चाहे वो यूजी में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस करियर प्लानिंग पे काम करना शुरू करिए और थोड़ा-सा ये इस पे मशवरे करिए, जिससे भी आप जिसके पास आप जा पाएँ। आपके टीचर्स, प्रोफ़ेसर्स, वालिदैन, कोई वैसे बड़े रिश्तेदार, कोई ऐसे सीनियर, जहाँ से आके आप उनसे अपना कम से कम उनसे मशवरे करिए। अपना करियर प्लान शो करिए, बताइए कि सर देखिए ये मेरा मिज़ाज है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी कुछ वीकनेसेस हैं, ये मेरा बैकग्राउंड है, इतना वक़्त है मेरे पास, ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप कुछ उनसे मशवरे करिए कि साहब देखिए मेरे लिए बेहतर क्या हो सकता है? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? ये जो मैंने कोर्स चुना है, ये जो मैंने सोचा है कि ये मैं करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं? इसकी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? आने वाले वक़्त में इसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? ऐसा तो नहीं है कि मेरा हुँ, वक़्त हुँ, खराब हो जाए और मैं आगे इसमें नौकरी कम हो। तो ये लोग हैं आपको बताने वाले। लेकिन मेरा बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। आप माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, सेमेस्टर्स भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जितना करियर पे अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद उतना हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अच्छा दूसरी बात देखिए, आप कोई भी अपना प्रोफ़ाइल बिल्डअप करेंगे, जैसे अभी जाफ़री साहब ने बात करी थी जॉब रेडीनेस की, वो जब ही हो पाएगा जब आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अब मान लीजिए आपको जब जब पता ही नहीं है, तो आप स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आईटी में जाना है या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या मुझे मान लीजिए आईएएस बनना है या मुझे जज बनना है, जो भी आपका हुँ, मकसद है, हुँ, जो आपका शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप अपने प्रोफ़ाइल को बिल्डअप कर कैसे पाएँगे? मान लीजिए बनना है मुझे जज और मैं इंटर्नशिप्स और स्किल एक्वायर कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब के लिए, तो क्या फ़ायदा होगा? है ना? तो मेरा यही आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके, ये मत सोचिए कि बहुत टाइम है, हो जाएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं फिर से आपसे ये बात दोहरा रहा हूँ कि अब ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं कामयाब भी हो जाऊँ, लेकिन मैं अपनी शर्तों पे हूँ। ज़िंदगी चले भी, लेकिन मेरे हिसाब से हो, तो अब ये ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है? अगर आप पेन नहीं लेंगे, आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएँगे, आप राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत नहीं करेंगे और सही डायरेक्शन में अपने अपने प्रोफ़ाइल को बिल्डअप नहीं करेंगे। जैसे मैंने प्रोफ़ाइल मतलब स्किल्स, सर्टिफ़िकेशंस, इंटर्नशिप्स। अगर आपने ये नहीं किया, तो फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि साहब मेरे पास नौकरी नहीं है या यहाँ तो नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। नौकरियाँ माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नौकरी उनके लिए है, जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर वही होगा कि फिर आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। फिर आप कहेंगे कि साहब देखिए यहाँ तो नौकरी नहीं मिलती और हिंदुस्तान में तो नौकरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
नौकरियाँ माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन जो कमी आ रही है मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरा नज़रिया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आज भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इंतज़ार में रहती हैं, काश कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए, जो हमारे हुँ, स्किल्स के हिसाब से हो। लेकिन वो नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसने सही वक़्त पे अपने ऊपर काम नहीं किया। और जहाँ तक बात एआई वगैरह की टेक्नोलॉजी की आ रही है, बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये खामख़ा का एक पैनिक भी क्रिएट किया जाता है, एआई आएगा तो सबकी नौकरी खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ 1-2 सेक्टर ऐसे हों, बल्कि मैं तो कहूँगा सेक्टर भी नहीं, कुछ नौकरी ऐसी हों, जिसमें शायद थोड़ा चैलेंज आ जाए, एआई कुछ थोड़ा-सा टेक अप कर ले, कुछ हैं नौक इस तरह की जॉब्स। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि ह्यूमन टच का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बिल्कुल एआई से ना घबराएँ। हाँ, एआई को पढ़ें, एआई की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अपने आप को अपडेटेड रखें। एआई नहीं बल्कि आप एआई को यूज़ करें, वो इम्पोर्टेंट आपको उस चीज़ के लिए बनना है। ये घबराना कि एआई आ गया अब क्या होगा और एआई ऐसा हो रहा है, ठीक है, जो कर रहा है होने दीजिए। आप अपडेट हैं या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को भी उसको भी किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। हम आप जैसे ही लोगों ने बनाया है। और हम आप जैसे ही लोग ही एआई को गवर्न करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आज आप चाहे बीए कर रहे हो, आप चाहे बीए हिंदी से कर रहे हो, चाहे उर्दू से कर रहे हो, चाहे आप साइकोलॉजी से कर रहे हो, आप चाहे बीटेक कर रहे हो, ये सारी कोर्सेज़ हर बच्चे को करने चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि साहब बीटेक और एमसीए वालों को ही आईटी में जॉब मिलती है, या बीटेक और बीएमसीए वाला ही एआई का प्रोफेशनल बन पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, मैं ऐसी आईटी की कंपनीज़ को जानता हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ से बीटेक और एमसीए को हायर नहीं किया, बीए और एमए के बच्चों को हायर किया विद रिलेवेंट स्किल सेट्स। तो अब वो ज़माना चला गया कि जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम करने से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जितने अच्छे करियर, जितनी अच्छी नौकरियाँ टेक्निकल कोर्सेज़ में हैं, उतनी ही अच्छी नौकरियाँ और उतने अच्छे करियर्स नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ में भी हैं। और इसलिए बस थोड़ा-सा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि थोड़ा अपने आप को अपडेट करें और एआई और एमएल के कोर्सेज़ करें, डेटा एनालिटिक्स पे एक आध कोर्स कर लीजिए, एक्सेल आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है? हुँ, उसके अलावा मेरा मशवरा ये है कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज अगर आसानी से आप सीख सकें, ऑनलाइन मोड में भी, तो आप सीख लें, वो ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि देखिए, एक ग्लोबलाइज़्ड दुनिया है, कुछ नहीं पता आपको कि कल को आपको कहीं बाहर की नौकरी करनी पड़े, या जो है आपको किसी ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन में नौकरी करनी पड़े जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइज़ेशन हो, तो कोई हर्ज नहीं है। इल्म हासिल करिए। आप स्टूडेंट हैं, जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर लें। एक बार अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में दाखिल हो गए, फिर ये सब करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो एक रेस है और हर इंसान भाग रहा है अपने आप को साबित करने के लिए। तो जितनी आपको सर्टिफ़िकेशन और आपको इल्म हासिल करना है एज़ अ स्टूडेंट, अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में कर लीजिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंटर्नशिप रिलेवेंट, यानी कि जो आपके आने वाले वक़्त में, आने वाली नौकरी के लिए आपकी मदद कर पाए। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो। इंटर्नशिप हर बच्चे को करनी चाहिए। अब विंटर विंटर वेकेशन आ रहा है, मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 महीने की इंटर्नशिप करिए, ठीक है? कोशिश करिए कि बड़े शहरों में करें जाके। थोड़ी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, ठीक है? स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। सीखने की नीयत से जाइए और वहाँ जाके इंटर्नशिप करके आइए। ऐसे ही समर वेकेशन आएगी, कोशिश करिए कि घर ना जाएँ, जाइए घर, कम वक़्त के लिए जाइए, बाकी इंटर्नशिप करिए, सीखिए, देखिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मैं मुझे और कहाँ काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वैसे मैंने आपसे जो बात अर्ज़ की थी, एक्सेल मैं देख रहा हूँ, छोटी-सी बात है, लोग कहते हैं एमएस ऑफिस है, हर आदमी को आता है, नहीं आता है। हम तो एआई और जी, एमएल की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एमएस ऑफिस तक बहुत से लोगों को नहीं आता। आज की डेट में लोगों को पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाना नहीं आ रहा है। आज की डेट में लोगों को एक्सेल पे काम करना नहीं आ रहा है। तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वर्ड और एक्सेल तो आपको आना मैंडेटरी है। उसके अलावा एआई पे आप कोर्स कर लीजिए, सीखने में कोशिश ज़रूर सीखिए। डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स का एक ज़रूर आप कोर्स करें, ठीक है? क्योंकि आज सारा खेल डेटा का है। आप चाहे एमबीए करें, आप चाहे बीए करें, आप चाहे टीचर बने, आप प्रोफ़ेसर बने, इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो ये सारे कोर्सेज़ कर लीजिए इंशाल्लाह, प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक बात फाइनली इस क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है, पिछले 14 साल का से मैं टीपीओ हूँ, कि 3 चीज़ों पे अगर आप काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी आने वाले वक़्त में। नंबर 1, मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ, उसका बेसिक्स और उसका फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये मैं नहीं कह बहुत रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ये हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज़ का मानना है कि डिग्री, नंबर
ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है, आपको एलिजिबल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके अपने सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो दिक्कत है। इसलिए अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को ज़रूर आप म मज़बूत बनाएँ। नंबर 2, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए और आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, ठीक है? अंग्रेज़ी ज़रूरी है। आप हम चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन ज़ाहिर है ये ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है, तो इतनी अंग्रेज़ी हमें आनी चाहिए, इंग्लिश, कि हम अपनी बात को समझा दें, दूसरे की बात को समझ लें और लिख लें, ठीक है? और एक हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज, कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर सीख सकें, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ जो इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी डेवलप्ड होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी पॉज़िटिव होनी चाहिए। और पर्सनैलिटी वैसे बहुत ब्रॉड टर्म है, 4-5 चीज़ों पे काम कर लेंगे तो ये मुझे यकीन है कि आपको बहुत आसानी होगी। नंबर 1, अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको बहुत पॉज़िटिव रखिए, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी के जर्नी में, ज़िंदगी के इतने चैलेंजेज़ आते हैं, अगर हम नेगेटिव रहेंगे, तो हम हार मान के बैठ जाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिव रहें, अपने एटीट्यूड पे को पॉज़िटिव रखें, थॉट प्रोसेस को पॉज़िटिव रखें, ठीक है? कोशिश करें कि आप सॉल्यूशंस का हिस्सा बनें, क्योंकि देखिए हर इंसान परेशानी लेके आता है, लेकिन कामयाब वो होता है, जो सॉल्यूशंस की बात करता है। तो अपने नज़रिए को बेशक। हमेशा पॉज़िटिव रखें। कॉन्फिडेंट रहें, बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर यकीन रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो सलाहियत है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तीसरी चीज़ कि लर्निंग टेंडेंसी, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। कहीं से 2 बातें सीखने मिलें, सीखिए। बड़ों से, छोटों से, अपने बॉस से, अपने कोलीग से, स अच्छे-अच्छे लोगों से ज़रूर सीखिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो अब एमबीए हो गया, मैं तो बीटेक हो गया, मैं तो प्रोफ़ेसर बन गया, अब मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की या सुधरने की? ऐसा नहीं है। इंसान जब तक दुनिया में रहता है, उसको हमेशा जो है सीखते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है? वो ये सोचे कि नहीं मेरे लिए हर दिन नया दिन है, मैं उस पे अपने ऊपर काम करूँगा। चौथी चीज़ ये कि थोड़ा-सा उसके अंदर उसका जो टीम वर्क है, उस पे ज़रा आपको काम करना चाहिए। देखिए कल को आप चाहे गवर्नमेंट ऑफ़िसर बने, चाहे आप प्राइवेट फ़र्म में जाएँ या आप अपना बिज़नेस करें, कुछ भी करें, कहीं भी आप और हम अकेले काम नहीं करेंगे। हमेशा हमें टीम में काम करना होगा। तो हमारे हमारे अंदर टीम में काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उसके साथ भी काम नहीं करूँगा, वो ऐसा, ये वहाँ का, ये यहाँ का, ये सब नहीं करना। अपने आप को लिबरल बनाइए, लोगों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हम हमारे अंदर भी बहुत सारी कमी है। अगर हम ये कहने लगे तो फिर सामने वाला हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना? अपना दायरा मत खींचिए कि साहब जो इसमें आया बस वही मेरा कोलीग, जो इससे बाहर है वो मेरा दुश्मन। तो ऐसे मत सोचिए और हर तरह के बैकग्राउंड, हर तरह के कल्चर, हर तरह के लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करिए, ताकि आप उनसे कुछ सीखें, वो आपसे कुछ सीखें, ठीक है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, जो कि एक अच्छी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। और उसके अलावा अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अपने एटीट्यूड को थोड़ा पॉज़िटिव रखें, कॉन्फिडेंट रहें, टीम में काम करने की एबिलिटी डेवलप करें और जो बेसिक आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो थोड़ा-सा मेंटेन रखिए। वो आप पज़ल सॉल्व करिए, कुछ क्विज़ेज़ करिए, है ना? रीज़निंग वगैरह के सवाल करके प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, वो थोड़ी-सी मेंटेन रहें, ठीक रहें, वो ज़रूरी है वो भी करना। और आखिर में कि बस फ़ोकस्ड अप्रोच रखिए, ठीक है? कि नहीं ये है, मुझे करना है और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए। और बच्चों एक बात मेरी मेरी याद रखना, आप कोई भी काम कर लो, आप आईएएस बन जाओ, आप आईपीएस बन जाओ, आप बिज़नेस कर लो, आप नौकरी कर लो, कहीं भी कर लो। 2 से लेके 3 साल हर जगह मेहनत है। शुरुआती दौर हुँ, में। वैसे तो ख़ैर मेहनत पूरी ज़िंदगी होती है, लेकिन हमारा यूथ सोचता है कि है ना साहब एकदम से मैं जो हूँ वो आसमान छू लूँ और एकदम से वो कर लूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मिरेकल्स इस तरह के बहुत कम होते हैं। तो मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है कि 2 से लेके 3 साल, कुछ नहीं सोचना आपको अलावा मेहनत के। एक वर्ड आपके ज़हन में चलना चाहिए 2 से 3 साल हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। बस इतनी मेहनत करूँगा कि मैं 2 से लेके 3 साल में बस आपको यही जिसे कहते हैं ना झोंक देना है। और मैंने किसी एक बड़े इंसान अच्छी इंसान की कही एक फ़िलॉसफ़ी थी, मुझे याद आ रहा है उन्होंने ये बात कही थी। ग़ालिबन हमारे जो फ़ॉर्मर वाइस चांसलर हैं एमयू के सैयद हामिद साहब, ये उनका कॉल है, मुझे सही पता नहीं है लेकिन शायद ग़ालिबन कि उन्होंने कहा था कि जो इंसान 15 से लेके और 25 साल की उम्र तक पसीना नहीं बहाता, फिर वो सारी उम्र आँसू बहाता है। तो ये जो आपका एज ग्रुप है 15 से बेशक। 25 इसमें प्लीज़ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल एडवाइस है, लेकिन एक बड़े होने के नाते मैं सारे बच्चों से कह रहा हूँ कि आप ये जो आपका टाइम है, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन, इसमें प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए। फ़ोकस अप्रोच रखिए। मैं यकीन से आपको लिख के दे सकता हूँ कि एक बार आप कामयाब हो गए,
खुशियाँ आपको आपकी शर्तों में मिलेंगी, फैसिलिटी जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेंगी, दुनिया आपके पीछे-पीछे आएगी। लेकिन बस थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, छोटी-मोटी खुशियों की वजह से बहुत बड़ी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए प्लीज़, ठीक है? बस ये 5-6 साल की मेहनत है, झोंक दीजिए, आप यकीन मानिएगा आने वाला ज़िंदगी आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी, ऑलराइट? और एक बार आप इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए, तो फिर दुनिया आपके साथ है। तो बस यही बेशक, मेरी आप बेशक। सबसे रिक्वेस्ट है और एक फाइनली बात अगर इजाज़त हो ज जाफ़री भाई की कि बच्चों जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया हम लोग भी सोशल मीडिया पे ही हैं इस वक़्त बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अपने यूज़ेज़ भी हैं, अपने मिसयूज़ेज़ भी हैं। लेकिन बस एक मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया का एडिक्ट मत बनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा बस। मतलब सोशल मीडिया पे जो हम लोग देखते रहते हैं ये सब चीज़ें, ये बेटा ये एक्चुअल दुनिया नहीं है। ठीक है? ये रियल वर्ल्ड है, तो उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकल के आइए। एक्चुअल रिलेशंस में बिलीव करिए, लोगों से मिलिए-जुलिए, अपनी सोशल स्किल्स को बढ़ाइए, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कि हमारा यूथ आजकल जो है, वो उस गैजेट में ही लगा रहता है, सोशल स्किल्स उसकी बिल्कुल पुअर होती चली जा रही हैं, असली दुनिया से वो भागने लगा है। उस चीज़ से निकल के हुँ। आइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ज़रूर ठीक है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, उम्र का तकाज़ा है, हम सब भी ये यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसका मतलब इट शुड बी इन द लिमिट। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि एक्सेस या ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एडिक्शन मत लेके आइए, उसके एक्सेस मत पे मत जाइए और थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा। अगर आपने मेहनत कर ली और ये जो 15 से 25 साल की उम्र आपने निकाल दी सही डायरेक्शन में, तो फिर तो जिसे कहते हैं ना कि फिर नोबडी कैन स्काई इज़ द लिमिट, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो ये मेरी जी आप साहब, सबसे ये रिक्वेस्ट है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती एडवाइसेज़, बहुत ही कीमती वक़्त और बहुत ही कीमती जुमलों के साथ ये तमाम मसाइल हल कर दिए, जिसमें लोग जानना चाह रहे थे और हमारे लाइव इस वक़्त तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ तबरेज़ साहब, मैंने पढ़ तो लिए कुछ आपके चीज़ें, लेकिन अभी टाइम की वजह से मैं उसको दोहरा नहीं पा रहा हूँ। आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बहरहाल नाज़रीन, आज की ये जो डिस्कशन था, आज का बहस तो नहीं कहा जाएगा, डिस्कशन कहेंगे इसको। ये एक हकीकत की झलक थी जो आपके सामने थी और साद हमीद साहब ने वज़ाहत इतने बेहतरीन तरीके से करी है कि अगर आपने ये